जब 5 मिनट तक वह कुछ नहीं बोली तो चंदन ने सोचा आज बात कुछ गंभीर है। सुधा, उसने बड़े दुलार से पुकारा, सुधा। सुधा सुधा ने कुछ नहीं कहा मगर 2 बड़े बड़े आंसू टपके नीचे किताब पर गिर गए। अरे क्या बात है सुधा, नहीं बताओगी? कुछ नहीं, बता दो, तुम्हें हमारी कसम है। कल शाम को तुम आए नहीं। सुधा रोनी आवाज में बोली। कल शाम को तुम आए नहीं। सुधा रोनी आवाज में बस इस बात पर इतनी नाराज हो पागल? हाँ, इस बात पर इतनी नाराज हूँ। तुम आओ चाहे 1000 बार ना आओ, इस पर हम क्यों नाराज होंगे? बड़े कहीं के आए नहीं आएंगे तो जैसे हमारा घर बार नहीं है, अपने को जाने क्या समझ लिया है। सुधा ने चिढ़कर जवाब दिया। अरे तो तुम ही तो कह रही थी भाई। चंदन ने हंसकर कहा। तो बात पूरी भी सुनो। शाम को केशु का नौकर आया था। उसने उसके छोटे भाई हसरत की सालगिरह थी। सुबह कुरान खानी होने वाली थी और उसकी माँ ने बुलाया था। तो गई क्यों नहीं? किससे पूछकर जाती? आप तो इस वक्त आ रहे हैं जब सब खत्म हो गया। सुधा बोली। तो पापा से पूछ के चली जाती, चंदन ने समझा कर कहा। और फिर केशु के यहाँ तो यूं अक्सर जाती हो तुम। तो आज तो डांस भी करने के लिए कहा था उसने। फिर बाद में तुम कहते सुधा तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, और बैठ के उपदेश पिलाते और नाराज होते बिना तुमसे पूछे हम कहीं सिनेमा, पिकनिक, जलसों में गए हैं कभी? और फिर आंसू टपक पड़े। पगली कहीं की, इतनी सी बात पर रोना क्या? किसी के हाथ कुछ उपहार भेज दो और फिर किसी मौके पर चली जाना। हाँ, चली जाना। तुम्हें कहते क्या लगता है केशु ने कितना बुरा माना होगा? सुधा ने बिगड़ते हुए ही कहा। इम्तिहान आ रहा है, फिर कब आएंगे? कब है इम्तिहान तुम्हारा? चाहे जब हो। मुझे पढ़ने के लिए कहा किसी से? अरे भूल गए। अच्छा, आज देखो कहेंगे नहीं। आज दोपहर को आप बुला लाइए, वरना हम सब किताबों में लगा देंगे। गाय देते हैं आग, समझे कि नहीं? अच्छा, आज दोपहर को बुला लाएंगे, ठीक है। अच्छा, याद आया, बिसरिया से कहूँगा तुम्हें
पढ़ाने के लिए उसे रुपए की ज़रूरत भी है। चंदर ने छुटकारे का कोई रास्ता न पाकर कहा, आज दोपहर को जरूर से। सुधा ने फिर आंखें नचाकर कहा, लो पापा आ गए, नहाकर जाओ। चंदर उठा और चल दिया। सुधा उठी और अंदर चली गई। डॉक्टर शुक्ला हल्के सांवले रंग के, जरा स्थूल काय से थे। बहुत गंभीर अध्यापक और उम्र के साथ साथ ही उनकी नम्रता और भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन वे लोगों से मिलते जुलते कम थे। व्यक्तिगत दोस्ती उनकी किसी से नहीं थी, लेकिन उत्तर भारत के प्रमुख विद्वान होने के नाते कॉन्फ्रेंसों में, मौखिक परीक्षाओं में, सरकारी कमेटियों में वे बराबर बुलाए जाते थे और इसमें प्रमुख दिलचस्पी से हिस्सा लेते थे। ऐसी जगहों में चंदर अक्सर उनका प्रमुख सहायक रहता था और इसी नाते चंदर भी प्रांत के बड़े बड़े लोगों से परिचित हो गया था। जब वह M.A. पास हुआ था तब से फाइनेंस विभाग में उसे कई बार ऊंचे ऊंचे पदों का ऑफर आ चुका था, लेकिन डॉक्टर शुक्ला इसके खिलाफ थे। वे चाहते थे कि पहले वह रिसर्च पूरी कर ले, संभव हो तो विदेश हो आए, तब चाहे कुछ काम करे। अपने व्यक्तिगत जीवन में डॉक्टर शुक्ला अंतर्विरोधों के व्यक्ति थे। पार्टियों में मुसलमानों और ईसाइयों के साथ खाने में उन्हें कोई इतराज नहीं था, लेकिन कच्चा खाना वे चौके में आसन पर बैठकर रेशमी धोती पहनकर खाते थे। सरकार को उन्होंने सलाह दी कि साधु और सन्यासियों को जबरदस्ती काम में लगाया जाए और मंदिरों की जायदादें जब्त कर ली जाएं, लेकिन सुबह घंटे भर तक पूजा जरूर करते थे। पूजा पाठ, खान पान, जात पात के पक्के हामी, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में कभी यह नहीं जाना कि उनका कौन शिष्य ब्राह्मण है, कौन बनिया, कौन खत्री, कौन कश्यप। नहाकर वे आ रहे थे और दुर्गासप्तशती का कोई श्लोक गुनगुना रहे थे। कपूर को देखा तो रुक गए और हौले हो गया। वह टाइप? जी हाँ। कहाँ कराया टाइप? मिस डिफ्यूज के यहाँ। अच्छा, वह लड़की अच्छी है? अब तो बहुत बड़ी हुई होगी, अभी शादी नहीं हुई। मैंने तो सोचा वह मिले या ना मिले। नहीं, वह यहीं है। शादी हुई फिर तलाक हो गया। अरे, तो अकेले रहती है? नहीं,
अपने भाई के साथ है, बंटी के साथ। अच्छा, और बंटी की पत्नी अच्छी तरह है? वह मर गई। राम राम राम। तब तो घर ही बदल गया होगा। पापा पूजा के लिए सब बिछा दिया है। सासा सुधा बोली, अच्छा बेटी, अच्छा चंदन, मैं पूजा कर आऊं जल्दी से। तुम चाय पी चुके? जी हाँ। अच्छा, तो मेरी मेज पर एक चाट है, जरा इसको ठीक तो कर दो, तब तक मैं अभी आया। चंदर स्टडी रूम में गया और मेज पर बैठ गया। कोट उतार कर उसने खूंटी पर टांग दिया और नक्शा देखने लगा। पास में एक छोटी सी चीनी की प्याली में चाय न इंक रखी थी और मेज पर पानी। उसने 2 बूंद पानी डालकर चाइना इंक घिसनी शुरू की। इतने में सुधा कमरे में दाखिल। सुनो, उसने चारों ओर देखकर बड़े सशंकित स्वरों में कहा और फिर झुककर चंदर के कान के पास मुंह लगाकर कहा, चावल की नान खटाई खाओगे? ये क्या बला है? चंदन ने इंक घिसते घिसते पूछा। बड़ी अच्छी चीज होती है, पापा को बहुत अच्छी लगती है। आज हमने सुबह अपने हाथ से बनाई थी, ये खाओगे? सुधा ने बड़े दुलास से पूछा। ले आओ, चंदन ने कहा। ले आए हम। लो। और सुधा ने अपने आंचल में लिपटी हुई 2 नान खटाई निकाल कर मेज पर रख दी। अरे, दस्तरी में क्यों नहीं लाई? सब धोती में घी लग गया, इतनी बड़ी हो गई, सऊ नहीं जरा सा। चंदन ने बिगड़ कर कहा। छिपा करके लाए हैं, फिर ये सकरी भी होती हैं कि नहीं? चौके के बाहर कैसे लाते? तुम्हारे लिए तो लाए हैं और तुम ही बिगड़ रहे हो। अंधे को नून दो अंधा कहे मेरी आंखें फोड़ी। सुधा ने मुंह बनाकर कहा, खाना है कि नहीं? हाथ में तो हमारे स्याही लगी है। चंदर बोला, हम अपने हाथ से नहीं खिलाएंगे, हमारा हाथ जूठा हो जाएगा। और राम 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 और राम राम। पता नहीं तुम रेस्तरां में मुसलमान के हाथ का खाते होगे। थू थू। चंदर हंस पड़ा सुधा की इस बात पर और उसने पानी में हाथ डुबोकर बिना पूछे सुधा के आंचल में हाथ पहुँच दिए स्याही के और बेतकल्लुफ़ी से नान खटाई उठाकर खाने लगा। बस अब धोती का किनारा रंग दिया और यही पहनना है हमें दिन भर। सुधा ने बिगड़ कर कहा। खुद नान खटाई
छिपा कर लाई और घी लग गया तो कुछ नहीं, और हमने स्याही पोंछ दी तो मुंह बिगड़ गया। चंदन ने मैपिंग पेन में इंक लगाते हुए कहा, हाँ, अभी पापा देखेंगे तो और बिगड़ेंगे कि धोती में घी स्याही सब लगाए रहती है तुम्हें क्या। और उसने स्याही लगा हुआ छोर कस कर कमर में घूंस लिया। छी, वही घी में तर छोर कमर में घूंस लिया, गंदी कहीं की। चंदर ने चाट की लाइनें ठीक करते हुए कहा, गंदी है तो तुमसे मतलब। और मुंह चढ़ाते हुए सुधा कमरे से बाहर चली गई। चंदर चुपचाप बैठा चाट दुरुस्त करता रहा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिला बलिया, आजमगढ़, बस्ती, बनारस आदि में बच्चों की मृत्यु संख्या का ग्राफ बनाना था और एक और उनके नक्शे पर बिंदुओं की एक सघनता से मृत्यु संख्या का निर्देश करना था। चंदर की एक आदत थी, वह काम में लगता था तो भूत की तरह लगता था, फिर उसे दीन दुनिया किसी की खबर नहीं रहती थी। खाना पीना, तन बदन किसी का होश नहीं रहता था। इसका एक कारण था, चंदर उन लड़कों में से था जिनकी जिंदगी बाहर से बहुत हल्की फुल्की होते हुए भी अंदर से बहुत गंभीर और अर्थमयी होती है, जिनके सामने एक स्पष्ट उद्देश्य, एक लक्ष्य होता है। बाहर से चाहे जैसे होने पर भी अपने आंतरिक सत्य के प्रति घोर ईमानदारी, यह इन लोगों की विशेषता होती है और सारी दुनिया के प्रति अगंभीर और उच्छृंखलन होने पर भी जो चीजें इनकी लक्ष्य परिधि में आ जाती हैं, उनके प्रति उनकी गंभीरता साधना और पूजा बन जाती है। इसलिए बाहर से इतना व्यक्तिवादी और सारी दुनिया के प्रति निरपेक्ष और लापरवाह दिख पड़ने पर भी वह अंतर मन से समाज और युग और अपने आसपास के जीवन और व्यक्तियों के प्रति अपने को बेहद उत्तरदायी अनुभव करता था। और वह देशभक्त भी था और शायद समाजवादी भी, पर अपने तरीके से वह उद्धार नहीं पहनना था, कांग्रेस का सदस्य नहीं था, जेल नहीं गया था, फिर भी वह अपने देश को प्यार करता था, बेहद प्यार। उसकी देशभक्ति, उसका समाजवाद, सभी उसके अध्ययन और खोज में समा गया था। वह यह जानता था कि समाज के सभी स्तंभों का स्थान अपना अलग होता है। अगर सभी मंदिर के
कंगूरे का फूल बनने की कोशिश करने लगे तो नींव की ईंट और सीढ़ी का पत्थर कौन बनेगा। और वह जानता था कि अर्थशास्त्र वह पत्थर है जिस पर समाज के सारे भवन का बोझ है। और उसने निश्चय किया था कि अपने देश, अपने युग के आर्थिक पहलू को वह खून अच्छी तरह से अपने ढंग से विश्लेषण करके देखेगा। और उसे आशा थी कि वह एक दिन ऐसा समाधान खोज निकालेगा कि मानव की बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी और आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अलग आदमी खूंखार जानवर बन गया है तो एक दिन दुनिया उसकी एक आवाज पर देवता बन सकेगी। इसलिए जब वह बैठकर कानपुर की मिलों के मजदूरों के वेतन का चार्ट बनाता था या उपयुक्त साधनों के अभाव में मर जाने वाली गरीब औरतों और बच्चों का लेखा जोखा करता था तो उसके सामने अपना कैरियर, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी डिग्री का अपना नहीं होता था। उसके मन में उस वक्त वैसा संतोष होता था जो किसी पुजारी के मन में होता है जब वह अपने देवता की अर्चना के लिए धूप दीप नैवेद्य सजाता है। बल्कि चंदर थोड़ा भावुक था। एक बार तो जब चंदर ने अपने रिसर्च सिलसिले में यह पढ़ा कि अंग्रेजों ने अपनी पूंजी लगाने और अपना व्यापार फैलाने के लिए किस किस तरह मुर्शिदाबाद से लेकर रोहतक तक हिंदुस्तान